हम ये रीडिंग डिस्कस कर रहे हैं हर्षवर्धन सिंह की। वो आगे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। और एक बात देखिए कि 1991 के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे को चालू करने पड़े, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी स्टार्ट करना पड़ा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखने की है कि 1991 के अंदर जो फॉरेक्स के जो रिजर्व्स थे हमारे, वो बहुत कम हो गए थे। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बहुत पैसा नहीं रहता है कि हम अपने इंपोर्ट्स के लिए पैसा दे पाएंगे, राइट। और भी बहुत सी चीजों के लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज फॉरेक्स रिजर्व्स दे प्लमेटेड। दूसरी बात, हमारा जो डेट सर्विस रेशियो था, डेट सर्विस बर्डन था हमारा, वो बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब डेट सर्विस बर्डन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेट लिया है बाहर की कंट्री से, तो उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी है, दैट इज व्हाट योर डेट सर्विस बर्डन इज। और आपके अकाउंट में पैसा कम आ रहा है बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स बहुत कम है, और आपका डेट सर्विस बर्डन उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि what has actually triggered ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, हम उस समय की प्रॉब्लम को समझने की आवश्यकता है कि उस समय ऐसा क्या हो रहा था विच हैज ट्रिगर्ड कि आप अब तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे को करने पड़ेंगे। जो फिस्कल डेफिसिट था, दैट वाज आल्सो अबव 8%। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 13.6%। पीपीआई हैज इंक्रीज बाय 13.6%, राइट। तो इन सब चीजों की वजह से इकोनॉमी के अंदर एक 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 ट्रिगर आया कि अब तो रिफॉर्म्स करने होंगे। और जो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स थे वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के साथ मिश्रित ही थे। आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, आप और भी बहुत से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स नहीं कर सकते अगर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि जो हमारी अभी तक की 1991 से पहले तक की जो रिजाइन थी, वो ये रिजाइन थी कि हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। हम ये ज्यादा सोचते थे इस बारे में कि हम इंपोर्ट्स कम करें, या फिर हम उन चीजों को जिनको हम इंपोर्ट करते हैं वो क्यों ना हम अपनी ही कंट्री में बना ले। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। और उस इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को प्लेस रखने के लिए, उसको सही तरीके से रखने के लिए हम क्या चेष्टा करते थे, हम ये करते थे कि हम बहुत हाई टैरिफ्स रखते थे, बहुत इंपोर्ट कोटाज रखते थे। तो अब ये समय आ चुका था कि अब हमारे को आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी की तरफ जाना था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की तरफ मूव करना था। सो देयर वर स्टेप्स टेकन फॉर रिफॉर्म्स। जो टैरिफ्स हमने बहुत हाई रख लिए थे, उनको कम करने की आवश्यकता थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि जो टैरिफ्स थे हमने एकदम से कम कर दिए, हमने फेज्ड मैनर में उन टैरिफ्स को कम करा, धीरे धीरे कम करा। बिकॉज आप एकदम से भी, जो सिस्टम इतने सालों से चल रहा है, आप उसको एकदम से शॉक नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू गिव सम टाइम टू इट सो दैट इट कैन बैलेंस इटसेल्फ। सो टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड इन अ फेज मैनर। बहुत से तरीकों की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर था। इंपोर्ट ड्यूटीज को सिंप्लीफाई करा गया। आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को प्लेस रखने के लिए, अब आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अपनाने के लिए हम जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देते थे, हमने वो देने रखे, और सो दैट हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। सो एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स वो कंटिन्यूड। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हुए, जैसे ये जो टैरिफ्स को किस किस तरीके से आप टैरिफ्स को कम करेंगे, टैरिफ्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके लिए टैरिफ कमीशन भी बनाया। 1991 का जो बजट था वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बजट था, और उसके उसमें भी कुछ चीजें उभर के आई। ठीक है, हमने टैरिफ्स को कम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे, राइट, एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। अभी भी टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे। और मैंने आपको बताया अभी कि जो टैरिफ्स हैं उनको भी एक फेज्ड मैनर में कम करा गया। ऐसे नहीं करा गया कि एकदम से, अगर मान लीजिए 300% का टैरिफ है तो उसको 10% कर दिया। दिस विल क्रिएट अ हैवक इन द सिस्टम। तो 300 से शायद 150 करा गया, बट 150 इज ऑल्सो वेरी वेरी ह्यूज, राइट। सो द पॉइंट इज दैट
अभी भी टैरिफ लेवल्स हालांकि आपने कम करे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत थे। सो मेन फीचर्स फ्रॉम 1991 बजट, वो मेन फीचर्स क्या थे? कि हालांकि जो टैरिफ्स थे दे वर डिक्रीज, बट वो अभी भी बहुत ज्यादा थे। रिफॉर्म्स तो आपने 1991 में स्टार्ट कर दी थी, जैसे टैरिफ पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म जो था, ये भी आपने 1991 में स्टार्ट तो कर दिया था। लेकिन आपको भी ये देखना था कि आगे डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस होंगी कैसे, इकोनॉमी परफॉर्म कैसे करेगी, तभी ये रिफॉर्म्स भी कंटिन्यूड हो सकते हैं। So, I mean, it was the initial step to be taken, but and it had to continue over time. किस तरीके के आगे भी आप रिफॉर्म्स लेके आएंगे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी इन रिफॉर्म्स को, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। मतलब ये तो जिस तरह से इकोनॉमी मूव करेगी उसी तरह से नए रिफॉर्म्स भी आएंगे, राइट? सो इट विल डिपेंड अपॉन मेनी अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, द नेचर। और 1991 बजट ने जो फिस्कल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, इसको भी ओपन अप करना स्टार्ट कर दिया, राइट? जो कि अभी तक हम ये देखते थे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था, लेकिन दिस ऑल्सो हैज स्टार्टेड, दिस बजट हैज स्टार्टेड ओपनिंग अप द रिजाइम ऑफ एफडीआई। टैरिफ रिफॉर्म जो आई वो राजा जी चिलैया कमेटी आई 1993 में, उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में भी बताया गया उसमें कि उन्होंने उन्होंने बताया कि किस प्रकार के टैरिफ्स होने चाहिए, राइट? उनके व्यूज क्या थे टैरिफ्स के बारे में। सो द मेन कमिटी which has looked into this matter was Raja Ji Chalaiya committee. So tariff, so जो मेजर व्यूज थे राजा जी चिलैया कमेटी के, वो क्या थे? एंड वी विल गो इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दीज व्यूज, मेजर व्यूज ऑफ। सो उन्होंने कहा कि आप अगर आप इन रेट्स को देखें तो बहुत ही हाई, वेरी हाई एंड हाई रेट्स आर एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज। ये तो पहले कम करने पड़ेंगे। और आपने बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स रखे हुए हैं, रेट्स भी बहुत सारे हैं, कोई एक ही तरह का रेट नहीं है। किसी कमोडिटी पे कुछ रेट है, किसी कमोडिटी पे कुछ रेट है। हम हमारा यही काम रह गया बस ये देखना कि कितने सारे रेट्स हैं, राइट? और देर इज अ वाइड स्प्रेड ऑफ द रेट्स ऑल्सो। सो ये सारी चीजों को कम करने की आवश्यकता थी। तो यही कहा उन्होंने, प्लीज राइट द वेरी हाई। एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स था और वाइड स्प्रेड ऑफ रेट्स था। ये पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स गिनाई, उसके बाद उन्होंने उसके कुछ सॉल्यूशंस दिए कि क्या आपको करना है। एक तो इतने सारे रेट्स टैरिफ्स के, उस पे भी उनके भी बहुत सारे वाइड स्प्रेड, किसी का कम किसी का ज्यादा, एक ही तरह की कमोडिटी में भी। फिर आप बहुत सारे कंसेशनल रेट नोटिफिकेशंस इशू कर देते हैं, राइट? कि अब आपको इस पे कम रेट देना होगा। सो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे को रेट कितना देना है? हम बस यही देखते रहे आपकी नोटिफिकेशंस। आप सिस्टम को कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? पहले से मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे X% देना है टैरिफ, लेकिन आपने नोटिफिकेशन निकाल दी, नहीं 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 अब से X/2 है। अब मुझे नहीं पता उस नोटिफिकेशन के बारे में, आप वो कब वो नोटिफिकेशन लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, कुछ नहीं पता। सो ऑल ऑफ दैट इज मेकिंग द सिस्टम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो राजा जी चलैया कमेटी कहती है कि पहले तो आपको ये जो इंपोर्ट टैरिफ सिस्टम है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा, इतना सारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स वगैरह नहीं चलेगा। आपको स्प्रेड ऑफ ड्यूटीज जो हैं और जो लेवल्स ऑफ ड्यूटी हैं उनको कम करना पड़ेगा, चाहे फेज्ड मैनर में कम कर दीजिए, लेकिन कम तो आपको करना पड़ेगा। और ये जो भी आप नोटिफिकेशंस देते रहते हैं, कंसेशनल नोटिफिकेशंस, इनको खत्म करना पड़ेगा, राइट? सो जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, क्या थी?
import tariff system would be drastically simplified. दूसरा, ये जो लेवल्स ऑफ ड्यूटी हैं, जो स्प्रेड ऑफ ड्यूटी है, उसको कम करने की आवश्यकता है। और फिर उन्होंने कहा ये जो आप नोटिफिकेशंस देते रहते हैं, इनको खत्म करिए। द मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशंस मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो ये मैं इस रिकॉर्डिंग में करना चाहता हूँ। आई विल गो इन डिटेल अबाउट टैरिफ पॉलिसी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।